हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के बारे में। और राजनीति विज्ञान के पहला बुक यानी समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि है दो ध्रुवीयता का अंत। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस अध्याय में यानी दो ध्रुवीयता के अंत में जो हम लोग बात करेंगे परिचय के बारे में, सोवियत प्रणाली क्या थी, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन के बारे में बात करेंगे। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और उसकी परिणतियाँ यानी विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। और साम्यवादी शासन यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो साम्यवादी शासित जो क्षेत्र थे उसमें लाया गया एक मॉडल शॉक थेरेपी के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके परिणाम के बारे में। और अंत में हम लोग जानेंगे पूर्व साम्यवादी देश तथा भारत के बारे में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले परिचय देखते हैं। परिचय में किन किन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है, देख लीजिए आप। पहला तो बर्लिन का दीवार जो है वो 1961 में खड़ी की गई थी। आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। ये जो दीवार थी दोस्तों वो पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को 2 भागों में बांटती थी, यानी बर्लिन को 2 भागों में विभाजित की थी, पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन, ठीक है। यह दीवार जो थी वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी और यह 28 वर्षों तक खड़ी रही। 1989 में इसे यहाँ के नागरिकों द्वारा गिरा दिया गया, ठीक है। 1989 में यहाँ के नागरिकों द्वारा इसे गिरा दिया और उसके बाद 1 साल के बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। बर्लिन का एकीकरण से क्या हुआ कि सोवियत गुट में जो सम्मिलित जो देश थे, बहुत से देशों ने सोवियत संघ से खुद को अलग कर लिया और परिणाम स्वरूप 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। तो यहाँ पे जो आप याद रखेंगे, इन डेट को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि 1961 में बर्लिन का दीवार खड़ा किया गया था, ठीक है, इसे गिराया गया। 1989 में जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। चलिए जानते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली, इसका जो पहला बिंदु है वो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, ठीक है। यानी इसका जो गठन किया गया था यानी इसकी जो स्थापना की गई थी यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, ठीक है। ये जस्ट उसका अपोजिट थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ठीक है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा यानी जो सोवियत प्रणाली थी, ठीक है, इसमें एक ही दल था, इसमें दूसरा और यानी विपक्षी दल का कोई स्थान नहीं था, ठीक है। सरकार चलाने के लिए एक ही दल होता था और कोई भी विपक्षी दल नहीं होता था। और वो कौन सा दल था, तो तुम्हारा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, ठीक है, और बेरोजगारी नहीं थी। इसकी जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही उत्तम थी और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व होना था, यानी उत्पादन के जितने भी साधन होते थे उसमें राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो समाजवादी प्रणाली में यही होता है, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, ठीक है, यानी उसमें राज्य का स्वामित्व पाया जाता है, निजी स्वामित्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। निजी स्वामित्व पूंजीवादी में पाया जाता है और जो समाजवादी जो प्रणाली थी उसमें तो इसका स्थापना ही पूंजीवादी के विरोध में हुआ था, ठीक है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे आंसर की तरह अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद समाजवाद सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। समाजवाद की स्थापना, ठीक है, समाजवाद की स्थापना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई थी और इसका मूल्य उद्देश्य था निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने का और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी यह एक कोशिश थी, ठीक है। यानी यहाँ पे संपत्ति की जो संस्था होती थी यानी जो भी निजी संस्था थी उसको समाप्त करना था, ठीक है, और उसको सामाजिक बनाना था, यानी उसे पब्लिक के लिए बनाना था, ठीक है। और इसके अलावा क्या था कि यहाँ पे जो भी नागरिक होंगे, ठीक है, सब समान रूप से जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक समाज का रचना करना, ठीक है, सोवियत प्रणाली की उद्देश्य थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं के राज्य में एकल पार्टी को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, और वो कौन सी पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पे मतलब एक ही पार्टी को प्राथमिकता दी गई थी, यहाँ पे कोई भी विपक्षी दल नहीं होता था। इसमें विपक्षी दल के लिए कोई स्थान नहीं थी, ठीक है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत प्रणाली को अपनाया। सोवियत संघ ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूर्वी यूरोप के जो अधिकांश देश थे, ठीक है, उन्होंने भी साम्यवादी शासन को अपनाया था, अपने देश में लागू किया था। ठीक है, यानी सोवियत प्रणाली को लोग अपनाया था। इसके पीछे कारण क्या था? तो सोवियत संघ ने कठिन परिस्थितियों में इन देशों को मदद की थी। सोवियत प्रणाली को अपनाने वाले देश ही दूसरी दुनिया कहलाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आती है। तो जो सोवियत प्रणाली को अपनाए थे यही लोग दूसरी दुनिया कहलाए। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था, यानी दूसरी दुनिया का जो नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ था। इन सब बातों को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर्स के नोट्स या क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.jharkhandpathshala.com में जा करके ना वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। आगे हम लोग देखते हैं कि गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः इसकी अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ गई थी। ठीक है, यानी इसकी जो अर्थव्यवस्था है यह गतिरुद्ध हो गई थी सोवियत संघ की 70 के दशक में। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ गई। तो दोस्तों शीत युद्ध के दौरान क्या था कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों में परमाणु हथियार को बनाने की होड़ लगी हुई थी। ठीक है, तो जो सोवियत संघ थी इसके पास तो संसाधनों की कमी नहीं थी, बहुत से संसाधन थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सोवियत संघ में सुई से लेकर के कार तक की उत्पादन इसके खुद के देश में ही होती थी। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया, अपने देश के जो अधिकांश संसाधन थे, ठीक है, उससे सिर्फ परमाणु बम यानी सैन्य हथियार बनाने में ज़्यादातर खर्च कर दिए। और इस कारण से सोवियत संघ क्या हो गया, तो प्रौद्योगिकी के मामले में, ठीक है, और बुनियादी ढांचे क्या होते हैं, एक अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी ढांचे चाहिए, ठीक है, सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा के लिए व्यवस्था, ठीक है, और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, ठीक है, उत्पादन के जो साधन होते हैं, तो जो भी हो, इन सब जो बुनियादी जो मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन सब के मामले में जो है पश्चिम देश से जो था ये सोवियत संघ पिछड़ गई थी। सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया था। ठीक है, यहाँ पे काम करने वाले लोगों की पारिश्रमिक तो बढ़ी, ठीक है, यानी उनका वेतन तो बढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि सोवियत संघ में उत्पादकता और जो प्रौद्योगिकी थी, यानी उत्पादन में, ठीक है, और प्रौद्योगिकी में क्या हो गया, तो पश्चिम देशों से बहुत ही पीछे छूट गया था। सोवियत संघ ने अपने अधिकतर जो संसाधन का प्रयोग था उसे परमाणु हथियार बनाने में किया। इससे उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ गई थी। सोवियत संघ में पीन से लेकर कार तक की उत्पादन देश के अंदर होती थी, लेकिन इसकी स्थिति बिगड़ने के कारण खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। ठीक है, क्या हुआ था कि सोवियत संघ में पीन से लेकर के कार तक, यानी हर वो छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें, ठीक है, सोवियत संघ के अंदर ही उत्पादन होती थी, लेकिन संसाधनों का गलत उपयोग किया गया। ठीक है, अधिकतर संसाधन परमाणु हथियार बनाने में सोवियत संघ ने लगा दिया। तो इस कारण इसके देश में जो उपभोक्ता वस्तु थी, ठीक है, जो खाद्यान्न उत्पादन थी, इन सब में कमी आ गई और इन सब का जो है ना सोवियत संघ बाहर से आयात करने लगा। ठीक है, बाहर के देशों से मंगाना चालू किया और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा क्या था कि मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, जिसे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति माना जाता है, ठीक है, और विघटन का कारण भी मिखाइल गोर्बाचेव को ही माना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे और तेजी से विकास करना चाहते थे। यानी जो भी बुरी परिस्थिति आई थी सोवियत संघ के साथ, ठीक है, कि उसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई थी, खाद्यान्न संकट आ गया था, ठीक है, और प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ गया था, तो इन सब में जो है मिखाइल गोर्बाचेव
एक तो सुधार लाना चाहता था और वो भी बहुत ही तेजी के साथ सुधार लाना चाहता था। मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला लिया। ठीक है, यानी सोवियत संघ जैसे सत्ता में आया तो जो भी शीत युद्ध चल रहा था पश्चिम के देशों के साथ, अमेरिका के साथ, साथ ही साथ उसके गुट में सम्मिलित देशों के साथ जो भी विवाद चल रहे थे सोवियत संघ की, मिखाइल गोर्बाचेव ने उन सब से संबंध को सामान्य बनाने का कोशिश किया था। ठीक है, साथ ही साथ सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना चाह रहा था। ठीक है, और यहाँ पे सुधार करना चाह रहा था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश, ठीक है, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ के खेमे में सम्मिलित थे। यहाँ की जनता के अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो भी फैसला लिया किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने, उसका परिणाम कुछ अलग ही निकला। ठीक है, लोग खुश नहीं थे। जो भी पूर्वी यूरोप के जो अधिकांश देश थे जो सोवियत खेमे में सम्मिलित थे, वहाँ की जो जनता थी, ठीक है, अपने सरकार के खिलाफ और सोवियत संघ का नियंत्रण था उनके देशों पर, तो इसका जो है विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया था। सोवियत संघ को बाहरी संकटों के साथ साथ आंतरिक संकटों का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि एक तो बाहरी देश जो कि सोवियत खेमे में सम्मिलित थे, उन देशों के जो जनता थे, ठीक है, अपने सरकार प्लस सोवियत संघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये तो बाहरी संकट तो छाया ही था सोवियत संघ के लिए, लेकिन सोवियत संघ को आंतरिक संकटों का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो आर्थिक राजनीतिक सुधार कर रहे थे सोवियत संघ का, साथ ही साथ इसको लोकतंत्रीकरण कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोकतंत्रीकरण का विरोध कर रहे थे इसके खुद के नेता। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी नेता थे, ठीक है, इसके सहयोगी नेता जो भी थे, सभी इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से आंतरिक और बाहरी दोनों संकटों का सामना करना पड़ा मिखाइल गोर्बाचेव को। 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट हो गया। ठीक है, एक बार 1991 में ये भी हुआ था, 1991 में तख्ता पलट भी हुआ था, जिसमें मिखाइल गोर्बाचेव ने ठीक सोवियत संघ के विघटन के एक दिन पहले जो है त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और उसके बाद येल्त्सिन जो है वो शासन में आए। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में, ठीक है, सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, सोवियत संघ का निर्माण जो हुआ था दोस्तों वो 15 गणराज्यों को मिलाकर के इसका निर्माण किया गया था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 12 देश मिल करके स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, ठीक है, यानी जिसे CIS कंट्री कहा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को चुना गया। यानी सोवियत संघ ने जो भी अपने साथ सम्मिलित देशों के साथ जो भी वादे किए थे, अब उसे रूस को पूरा करना था। ठीक है, यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को चुना गया। बाकी के जो 3 देश थे, ठीक है, वो बाल्टिक राज्य कहलाए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे CIS में कौन कौन से कंट्री सम्मिलित थे और बाल्टिक स्टेट में कौन कौन से कंट्री थे। यानी ये टोटल ये दोनों मिला करके जो था ये 15 कंट्री है, और ये 15 कंट्री मिला करके जो है सोवियत गणराज्य का जो है स्थापना किया गया था। जैसे ही इसका विघटन हुआ तो विघटन से क्या हुआ, 15 नए देश अस्तित्व में आए। ठीक है, रूस को मिला करके। तो ये 15 देश जो आए, ये 15 देश में से 12 देश मिल करके CIS कंट्री का ये लोग निर्माण किया। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का। ठीक है, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का। इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्दाविया, आर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये 12 कंट्री थे, और ये 12 कंट्री मिला करके जो है, ठीक है, CIS कंट्री का निर्माण किया था। तो इसमें से सभी जितने भी स्थान लगे हुए, ठीक है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान या किर्गिज़स्तान, ये सभी एशियन कंट्री है। ठीक है, और
इन सब को छोड़ करके, ठीक है, रूस भी एशियन है, इन सब को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, 15 में से ये जितना भी स्थान लगा हुआ है और रूस, ये मिला करके एशियन कंट्री है, और बाकी जितने भी कंट्री हैं सभी यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। जो बाल्टिक स्टेट यानी बाल्टिक देश जो कहलाएं, इसमें 3 देश सम्मिलित हैं, एस्टोनिया, ठीक है, लातविया और लिथुनिया। तो ये 3 कंट्री मिल करके बाल्टिक देश कहलाएं, और ये 12 देश मिल करके जो है ना वो CIS कंट्री का निर्माण किया था। तो दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं jharkhandpathshala.com में, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है झारखंड पाठशाला का अब एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप मुझसे इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक पेज सभी से आप मतलब जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको वीडियो और ब्लॉग के सभी जो लिंक है एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।